वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम मिडवाइफरी के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। मासिक धर्म के दौरान होने वाली पीड़ा को कहते हैं। मासिक धर्म के दौरान जो पीड़ा होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर जो है आपका, यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है पहले। तो ऑप्शन ए है आपका डिस्मेनोरिया, ऑप्शन बी एपीमेनोरिया, ऑप्शन सी मेनोरेजिया एंड ऑप्शन जो डी है आपका हाइपोमेनोरिया। तो मासिक धर्म के दौरान जो है पेन होता है इसका जो सही आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन ए डिस्मेनोरिया। डिस का मतलब डिफ़िकल्टी एंड मेनोरिया का मतलब होता है पीरियड्स, ठीक है। तो डिस्मेनोरिया जो है आपका मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को, लड़कियों को जो पेन होता है उसे डिस्मेनोरिया कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी बोथ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन एंड ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है ये गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। अभी जो है मिडवाइफरी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो है ये दोनों पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो आप मेरे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, आप एक कॉपी बना लें और उसमें जो है हर एक क्वेश्चंस को लिखें और उसका आंसर क्या होगा वो भी लिख के रखिए। क्योंकि कम्युनिटी और मिडवाइफरी से जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, चाहे वो एएनएम का एग्ज़ाम हो, जीएनएम हो, चाहे बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम हो, थर्ड ईयर जीएनएम का एग्ज़ाम हो, सेकेंड ईयर का एएनएम का एग्ज़ाम हो, सब में आपको मिडवाइफरी से और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आते हैं। तो इसलिए ज़्यादा फोकस जो है कम्युनिटी और मिडवाइफरी के ऊपर किया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी जो है मैं आपको देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, स्तनपान के लिए स्तन को तैयार करने की प्रक्रिया को कहते हैं। जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो आपका प्रिपरेशन ऑफ जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, यहाँ वो पूछा जा रहा है। तो इसका सही जो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा। तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन बी होगा। मेमोजेनेसिस जो है ये स्तनपान के लिए स्तनों को प्रिपरेशन करने की प्रक्रिया को मेमोजेनेसिस कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्री एक्लेम्पसिया होने पर भ्रूण की कौन सी जटिलताएं हो सकती है? प्री एक्लेम्पसिया में क्या होता है आपका कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, एडिमा है, सारे जो हैं साइन एंड सिम्टम्स हो जाते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ उसमें जो है आपके दौरे नहीं आते हैं, तो उसको प्री एक्लेम्पसिया कहते हैं। प्रोटीन यूरिया हो रहा है, सारा चीज़ हो रहा है, उसको प्री एक्लेम्पसिया कहते हैं। तो यहाँ पे जो है प्री एक्लेम्पसिया होने से बच्चे में कौन सी जटिलताएं देखने को मिलेगी ये बोला जा रहा है। तो प्री एक्लेम्पसिया होने पर जो है ऑप्शन देखिए क्या क्या है आपका, हाइड्रोप्स फिटलिस होगा, ऑप्शन बी है एनीमिया, ऑप्शन सी IUGR एंड ऑप्शन डी है बड़ा शिशु। तो प्री एक्लेम्पसिया होने से जो है आपका बेबी में क्या असर पड़ेगा, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन है ना, ये आपका IUGR जो है बच्चा हो सकता है, बच्चा का जो है ग्रोथ नहीं होगा, जितना वो उसका वज़न जो है वो उतना ज़्यादा नहीं होगा प्री एक्लेम्पसिया होने की वजह से। बच्चे का जेस्टेशनल एज तो जो है आपका वो ठीक रहेगा, लेकिन उसकी बॉडी का ग्रोथ जो है वो सही से नहीं होता है, जिसको कि क्या बोलते हैं आपको इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक सामान्य प्रसव में अधिकतम रक्त हानि कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है ऑप्शन ए 100 ml, ऑप्शन बी 1000 ml, ऑप्शन सी 200 ml एंड ऑप्शन डी 500 ml। तो एक सामान्य प्रसव में रक्त हानि जो है आपका 500 ml से कम होना चाहिए। यदि 500 ml से ज़्यादा रक्त हानि होता है तो उसे पोस्टपार्टम हेमरेज कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस केस में कॉर्ड को देर से क्लैम्प करना चाहिए?
ऑप्शन ए है कम वजन शिशु, ऑप्शन बी परिपक्व शिशु, ऑप्शन सी समय से पहले जन्म शिशु और ऑप्शन डी है RH जो है असंगति। तो किस केस में कॉर्ड को देर से क्लैम्प करना है? तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन बी जो है ये इसका सही होगा। मैच्योर बेबी, जो बेबी अच्छी तरह से मैच्योर्ड है और जन्म लिया उसके बाद तुरंत क्राई किया है, तो उस केस में जो है आपको कम से कम 3 मिनट तक जो है बच्चे का के बाद ही जो है कॉर्ड को क्लैम्प करना चाहिए और कट करना चाहिए। अगर लो बर्थ वेट बेबी है तो तुरंत आप उसको कट करके बच्चे को तुरंत वार्मर में शिफ्ट करें। मैच्योर बेबी रहेगा तो उसमें कॉर्ड को जो है हम लोग कम से कम 3 मिनट के बाद ही क्लैम्प करके और कट करेंगे, ताकि जो है सारा ब्लड जो है जितने भी कॉर्ड में है वो बेबी तक पहुंच जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गर्भावस्था में योनि के म्यूकोसा का नीला रंग होना कौन सा चिन्ह है? बहुत सारे चिन्हों के बारे में जो है मैंने आप लोग को पहले भी पढ़ाया है, और यहाँ पे जो है योनि का नीला रंग होना कौन सा चिन्ह है ये बोला जा रहा है। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी जो है, ये इसका सही आंसर होगा। चैडविक साइन जो है यह आपका जो योनि जो वेजाइना है उसके जो लेयर्स होते हैं, म्यूकोसा होते हैं, उसका नीला रंग का होना चैडविक साइन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, गर्भावस्था में स्त्री का सामान्य औसतम वजन कितना बढ़ता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन देख लेते हैं। आप अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए कि आपके हिसाब से कौन सा सही आंसर होगा, ये आप सेलेक्ट करके और देखिए, और फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगी। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपका 5 kg, ऑप्शन बी 1 kg, ऑप्शन सी जो है 15 kg एंड ऑप्शन डी है 11 kg। तो गर्भावस्था में स्त्री का सामान्य औसतम वजन कितना बढ़ता है? तो ऑप्शन डी जो है ये आपका सही होगा। ऑप्शन जो है डी 11 kg जो है सामान्य औसतन वजन जो है माँ का बढ़ता है। गर्भावस्था के निदान का सबसे विश्वसनीय टेस्ट है, मतलब कि यहाँ जो है प्रेगनेंसी का जो है प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए सबसे विश्वसनीय टेस्ट कौन सा है ये बोला जा रहा है। तो एक्सरे, ऑप्शन बी है यूरिन टेस्ट, ऑप्शन सी है इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट एंड ऑप्शन डी है अल्ट्रासोनोग्राफी। तो प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए सबसे यहाँ पे विश्वसनीय टेस्ट आपका होगा ऑप्शन डी, अल्ट्रासाउंड जो है ये सबसे विश्वसनीय टेस्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अवस्था में माँ को स्तनपान नहीं कराना चाहिए? ऑप्शन ए है रिट्रैक्टेड निपल, ऑप्शन बी मेस्टाइटिस, ऑप्शन सी डायबिटीज़ एंड ऑप्शन डी है हर्पिस। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, मेस्टाइटिस में यदि जो है स्तन जो है वो बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, स्तन जो है बहुत ज़्यादा लाल है, तो उस अवस्था में जो है बच्चे को जो है माँ स्तनपान नहीं कराएगी। उनके स्तनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो उस केस में माँ को बुखार है, तो उस केस में क्या करते हैं, माँ जो है बच्चे को स्तनपान नहीं करवाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले फॉन्टेनेल का सामान्य आकार होता है? जो आपका एंटेरियर फॉन्टेनेले और पोस्टीरियर फॉन्टेनेले दो होते हैं। दो यहाँ पे जो है एंटेरियर फॉन्टेनेले का जो है आकार कैसा होता है वो बोला जा रहा है। तो एंटेरियर फॉन्टेनेले का आकार जो है देखते हैं, यहाँ ऑप्शन ए है चौकोर, ऑप्शन बी डायमंड शेप्ड, ऑप्शन सी गोल एंड ऑप्शन डी है आपका ट्रायंगुलर। तो एंटीरियर फॉन्टेनेले का आकार जो है यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना। एंटीरियर फॉन्टेनेले का आकार कैसा होता है आपका डायमंड शेप्ड का होता है, इस तरह का होता है एंटीरियर फॉन्टेनेले का आकार, ठीक है। बहुत सारे बोन से मिल करके ये बनता है। इसमें जो है एंटीरियर फॉन्टेनेले का नाम अगर पूछा जाएगा तो एंटीरियर फॉन्टेनेले का नाम क्या होगा आपका ब्रेगमा, ठीक है। और अगर पोस्टीरियर फॉन्टेनेले के बारे में पूछा जाएगा कि पोस्टीरियर फॉन्टेनेले का आकार कैसा होता है, तो लैम्डा बोलेंगे, ठीक है। पोस्टीरियर फॉन्टेनेले कैसा होता है, लैम्डा के जैसा होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है
देखते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड की सामान्य लंबाई होती है। ये क्वेश्चन भी हर बार एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, मैंने पहले भी इस क्वेश्चन को कराया है। अम्बिलिकल कॉर्ड की सामान्य लंबाई जो है कितनी होती है, तो 50 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट जो है, गर्भावस्था में HCG एंड HPL हार्मोन का स्रोत होता है। ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटल जो है हार्मोन है, ये जो है ये दोनों जो है गर्भावस्था में इसका स्रोत कौन सा होता है, तो ऑप्शन है हार्मोन्स कहाँ से सिक्रीट हो रहा है। इसका जो है आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए है फीटस, ऑप्शन बी प्लेसेंटा, ऑप्शन सी मदर एंड ऑप्शन डी है मिला जुला स्रोत। तो HCG और HPL हार्मोन जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू जो है गर्भावस्था में स्रावित होता है, और प्लेसेंटा बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करता है जो कि गर्भावस्था को बनाए रखने में और जो है मदर को बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन आप्रा द्वारा स्रावित नहीं होता है। ठीक है, प्लेसेंटा के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं होता है, ये बोला जा रहा है। तो अभी तुरंत इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखा था, तो आप्रा से कौन कौन से हो रहे थे, HCG HPL, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, 7 हार्मोन्स ऑलमोस्ट होते हैं जो कि प्लेसेंटा से सिक्रीट होते हैं, है ना। HCG हो गया, HPL हो गया, है ना, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा नहीं होता है ये बोला जा रहा है, तो टेस्टोस्टेरोन जो है ये हार्मोन जो है ये प्लेसेंटा से स्रावित नहीं होता है। एक स्त्री जो एक बार गर्भवती हुई है तथा एक जीवित शिशु को जन्म दिया है उसे कहते हैं, ऑप्शन ए ग्रैंड मल्टीपारा, ऑप्शन बी नल्ली ग्रेविडा, ऑप्शन सी प्राइमी पारा, ऑप्शन डी प्राइमी ग्रेविडा। तो एक स्त्री जो पहली बार गर्भवती हुई है और एक जीवित बच्चे को जन्म दिया है, इससे पहले क्लास में मैंने आपको, इससे पहले जो वीडियो एक मिडवाइफरी का आया था उसमें बहुत अच्छे से मैंने बताया था कि किसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो देखिए अभी मैं यहाँ पे आपको और अच्छे से बता ही देती हूँ। ग्रैंड मल्टीपारा मतलब कि बहुत बार उसने बच्चे को जन्म दिया है, 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, तो उसको ग्रैंड मल्टीपारा बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ नल्ली ग्रेविडा का मतलब होता है जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है उसको नल्ली ग्रेविडा बोलते हैं। प्राइमी पारा, जिसने प्राइमी ग्रेविडा अगर रहेगा, प्राइमी ग्रेविडा का मतलब पहली बार प्रेग्नेंट हो रहा। अब प्राइमी पारा का मतलब कि वो जो है प्रेग्नेंट भी हुई और उसने एक बच्चे को जन्म भी दिया है, उसे हम प्राइमी पारा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी वही बोला जा रहा है, एक स्त्री जो एक बार गर्भवती हुई है तथा एक जीवित बच्चे को जन्म दिया है उसे कहते हैं प्राइमी पारा। ओके।